Hello बच्चों, how are you? Myself Talwar Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today we are going to discuss two most IMP topic of chapter number 6, work, energy and power. These are the today's key points. फर्स्ट की पॉइंट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ध्यान से सुनना बच्चों, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। बच्चों हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स देखा था कि अगर किसी बॉडी पे कांस्टेंट अमाउंट का फोर्स लगता है और उस बॉडी को हम वन प्लेस से अनदर प्लेस पे डिस्प्लेस करते हैं तब वर्क कितना होगा उसके बारे में हमने बात की थी। आज बच्चों हम बात करने जा रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल फोर्स क्या है। एक ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन या तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लगातार चेंज होते जाते हैं, तो ऐसे फोर्स को हम बच्चों बोल सकते हैं वेरिएबल फोर्स। ओके, तो हमारा फर्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आज का हमारा फर्स्ट की पॉइंट है, फर्स्ट थियरी है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स से वर्क कितना होता है, उसमें सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं वेरिएबल फोर्स की। ये वेरिएबल फोर्स क्या है, हाउ कैन वी डिफाइन वेरिएबल फोर्स। तो बच्चों वेरिएबल फोर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स हुज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और magnitude and direction both changes with respect to time or changes with time is known as variable force। तो हम यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, the force whose magnitude or direction और बोथ में क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन changes with time is known as variable force। ओके, एक ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड और या तो उसकी डायरेक्शन या तो दोनों, मैग्नीट्यूड भी या और डायरेक्शन, अगर टाइम के साथ चेंज होते हैं तो ऐसे फोर्स को हम बोल सकते हैं बच्चों वेरिएबल फोर्स। ओके, अब बच्चों हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो हमें किसी बॉडी को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे डिस्प्लेस करना है, तब हमें उसको डिस्प्लेस करने के लिए उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स उस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो हम उस पर फोर्स या तो पुश करके लगा सकते हैं या तो पुल करके लगा सकते हैं। पर बच्चों हम उस बॉडी को एक प्लेस से अनदर प्लेस पे ले जाते हैं, दैट इज इनिशियल पोजीशन से हम उसको फाइनल पोजीशन पे ले जाते हैं, तब उस पे लगने वाला फोर्स हमें 99.99% केसेस में वेरिएबल मिलेगा। दैट मीन्स कि वो जब जितना डिस्प्लेस होता जाएगा उसके हिसाब से उस पे लगने वाला फोर्स भी चेंज होता जाएगा। सो ऐसे फोर्स को हम बच्चों बोल सकते हैं वेरिएबल फोर्स। लेट अस कंसीडर वन ग्राफ ऑफ, ध्यान से सुनना, हमारे पास एक ग्राफ है, हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जो कि है वो
फोर्स F इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स की वैल्यू लगातार चेंज होती जा रही है। और ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी x, और इस डायरेक्शन में y एक्सिस पे हमने लिया फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज जैसे डिस्प्लेसमेंट बॉडी जैसे डिस्प्लेस होती जाएगी वैसे उस पर लगने वाला फोर्स भी चेंज होता जाएगा। मान लो बच्चों हमें ग्राफ वेरिएबल फोर्स के लिए हमें ग्राफ ऐसा मिला, कुछ ऐसा हमें ग्राफ मिला, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है। दैट मीन्स ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑन अ कर्व द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डिफरेंट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमें इस बॉडी को पॉइंट ए से शिफ्ट करा के डिस्प्लेस करके हमें उस बॉडी को पॉइंट बी पे ले जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट ए पे बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है और पॉइंट बी पे बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है बोथ आर डिफरेंट। इफ यू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑन अ कर्व द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी डिफरेंट। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कि हमें बॉडी को बाई वेरिएबल फोर्स पॉइंट ए से बी पे ले जाने में टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो हम बच्चों क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन पोजीशन, दैट मीन्स बॉडी को छोटे छोटे डिस्प्लेस कराते जाएंगे और छोटा छोटा वर्क कैलकुलेट करते जाएंगे। सभी छोटे छोटे वर्क को हम ऐड कर देंगे तो हमें बॉडी को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन से डिस्प्लेस करने पे जो टोटल वर्क लगेगा वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे एक थीन स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या किया, एक थीन स्ट्रिप कंसीडर की। इसको हम पॉइंट P बोलते हैं, इसको हम पॉइंट Q बोल देते हैं, इसको हम पॉइंट R बोल देते हैं, इसको S बोल देते हैं। अब बच्चों देखो हमने पॉइंट P से बॉडी को डिस्प्लेस किया Q तक, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा x जितना। अब बच्चों देखो अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ही बहुत कम हुआ है, ध्यान से सुनना, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स है वो डिपेंड किस पे करेगा, डिस्प्लेसमेंट पे। अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होता है, बॉडी को हमने थोड़ा डिस्प्लेस किया, तो चेंज इन फोर्स भी कैसा मिलेगा, थोड़ा चेंज मिलेगा। तो थोड़े चेंज को हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट R एंड S इज अप्रॉक्सीमेटली सेम। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये रहा हमारा फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x। अब बच्चों देखो हमें क्या फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है। वर्क फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे डेल्टा x जितने डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें मिलने वाला एरिया को भी हम क्या बोलते हैं, डेल्टा A से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया डेल्टा A इज इक्वल टू, और हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं बच्चों, फॉर स्मॉल चेंज और फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, force remains approximately same, that is approximately constant। बॉडी को हम थोड़ा सा ही डिस्प्लेस करते हैं तो बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स है
उसका मैग्नीट्यूड भी थोड़ा ही चेंज होगा। सो अप्रॉक्सीमेटली फोर्स को हम कांस्टेंट कंसीडर करके चलते हैं फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए हम बॉडी पे लगने वाला फोर्स को हम कांस्टेंट मान सकते हैं, पूरे में मान नहीं सकते, बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट पे बॉडी पे लगने वाला फोर्स चेंज होता जाएगा, बिकॉज फोर्स इज वेरिएबल फोर्स। अब बच्चों हम यहाँ से निकालते हैं एरिया ऑफ स्ट्रिप PRSQ, और उस एरिया को हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा ए से। सो डेल्टा ए इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिखती है, उसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो लेंथ हमें मिली R से S तक का डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई हमें यहाँ पे ब्रेथ मिली उसकी P से Q तक का डिस्टेंस। सो चेंज इन एरिया हमें मिला, और वी कैन से एरिया ऑफ स्ट्रिप हमें मिली R से S तक का जो डिस्टेंस है। ओके, हम इसको यहाँ से y एक्सिस x एक्सिस, तो y एक्सिस पे क्या है, R पॉइंट पे फोर्स कितना है, Fx कितना है, मल्टीप्लाई बाई PQ के बीच का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा x कितना है। सो हमें यहाँ पे एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या मिली, डेल्टा Fx इंटू डेल्टा x। अब बच्चों हम यहाँ पे हमारा जो बेसिक है उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये तो हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सो हम यहाँ पे से लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू, और वी कैन से डेल्टा W इज इक्वल टू Fx इंटू डेल्टा x। ओके बच्चों, चलो अब ध्यान से सुनना। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसा है बच्चों, बहुत कम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो बहुत कम हुआ, नियर अबाउट 0 हुआ। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेल्टा x वी कैन राइट dx। हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, dx लिख सकते हैं। तो ये वाला हमारा इक्वेशन हो जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस बॉडी फ्रॉम पॉइंट P to Q, दैट इज dW इज इक्वल टू Fx एज इट इज, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेल्टा x वी कैन राइट dx। ओके बच्चों, तो हमें ये क्या मिला, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम पॉइंट P to Q, and point P and Q are very close to each other। अब बच्चों हम यहाँ से पॉइंट A से पॉइंट B तक ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कंसीडर करें, सभी का एरिया फाइंड करें, और सभी एरिया को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इनडायरेक्टली हमें बॉडी को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में जो भी वर्क लगेगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम बच्चों क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Fx dx। ओके, सो सभी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क को हम ऐड करते हैं तो हमें टोटल वर्क मिलेगा, टोटल वर्क डन ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट A to B। ओके, A to B, work done on a body displaced from point A to B under variable force। हम यहाँ से लिख सकते हैं Fx as it is इंटीग्रेशन ऑफ dx। एक्चुअली ध्यान से सुनना, एक्चुअली हम यहाँ पे Fx को बाहर नहीं निकाल सकते, बिकॉज f इज फंक्शन ऑफ x। सो अगर x चेंज होगा तो बच्चों f भी चेंज होता जाएगा।
बात समझ में आ रही है ना? एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सो डिस्प्लेसमेंट, बॉडी जितना डिस्प्लेस होती जाएगी उतना ही उस पर लगने वाला फोर्स भी चेंज होता जाएगा। ओके, तो हम इसको एज इट इज लिखें dx। चलो, बॉडी को हमने कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस किया? xi से xf तक डिस्प्लेस किया। सो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन ऑफ वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय वेरिएबल फोर्स। ओके बच्चों, हम अगर अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। वेरिएबल फोर्स से होने वाला जो वर्क है उसकी एप्लीकेशन क्या है। हमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सो हमें यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू दी गई है। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक हम क्या बोल सकते हैं, एक न्यूमेरिकल है। कैसा? सैम्पल क्वेश्चन है। एक हो गया हमारा सैम्पल क्वेश्चन। एफ एक्स, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 5x। ओके, और बच्चों हमें x इज इक्वल टू 1 मीटर से बॉडी को डिस्प्लेस करके x इज इक्वल टू 5 मीटर पे ले जानी है। तो कितना वर्क लगेगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला। ध्यान से सुनना, एक सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो फाइंड द टोटल वर्क डन, फाइंड द टोटल वर्क डन। ओके, अब ध्यान से सुनना बच्चों, हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ओके, चलो ये वाला, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन xi टू xf। सो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम xi टू xf। अब बच्चों देखो, हम fx की जगह पे हमें कुछ गिवन है। क्या गिवन है? 5x गिवन है और dx एज इट इज। बात समझ में आ रही है ना? चलो, सो टोटल वर्क W इज इक्वल टू, अब बच्चों ये जो 5 है वो तो कांस्टेंट टर्म है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम xi टू xf। ओके, चलो अब ध्यान से सुनना, हमारे पास इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है। सो वी कैन राइट, वी नो दैट इंटीग्रेशन x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये एक फार्मूला है इंटीग्रेशन का जो आपको याद रखना है। इंटीग्रेशन x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो आपको यहाँ पे x की पावर कितनी दिख रही है? यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, बिकॉज x dx, तो x पावर 1 है, तो उसकी एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सो x रेज टू 1 प्लस 1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 दैट इज डिवाइडेड बाई 2। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू 5 एज इट इज एंड x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट फ्रॉम xi टू xf। सो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू 5 एज इट इज, 5 बाई 2 एज इट इज, बाई 2 को क्या करेंगे हम? आउटसाइड ले लेंगे। अब एक बार x की जगह पे हमें xf लिखना है, होल स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x की वैल्यू चेंज होती है इनिशियल से फाइनल तक, तो सबसे पहले हम फाइनल लिखते हैं माइनस इनिशियल। ओके, सो W इज इक्वल टू 5 बाई 2 एज इट इज। अब बच्चों देखो XF फाइनल पोजीशन क्या है? 5, सो 5 स्क्वायर माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है? 1 मीटर, सो यहाँ से हम 1 लिखेंगे। सो W इज इक्वल टू 5 बाई 2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 स्क्वायर, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 और 1 स्क्वायर हो जाएगा 1।
सो वर्क डन इज इक्वल टू 5/2 इंटू 25 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 24। ओके, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। सो वर्क इज इक्वल टू 24/2 तो 12। सो 12 5 ज़ा 60 जूल जितना वर्क होगा। कितना वर्क होगा बच्चों? 60 जूल जितना वर्क होगा। सो बच्चों, हमें एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। हमने एक सैम्पल क्वेश्चन देखा कि Fx इज इक्वल 5x और बॉडी को हमें 1 मीटर से डिस्प्लेस करके 5 मीटर पे ले जाना है, तो इस वेरिएबल फोर्स से कितना वर्क करना पड़ेगा वो हमने फाइंड किया। 60 जूल जितना वर्क करना पड़ेगा। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम सेकंड टॉपिक देखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। ओके, ले लिया, बिता दे। ओके चलो, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सेकंड टॉपिक, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। ओके बच्चों, सेकंड टॉपिक देखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। सेकंड टॉपिक, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में वर्क एनर्जी थ्योरम देखा था, पर वो कांस्टेंट फोर्स के लिए देखा था। कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच का हमने एक रिलेशन निकाला था और उसको हमने क्या बोला था? वर्क एनर्जी थ्योरम। बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट हमें क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट हमें कहता है, the change in kinetic energy of the body gives the value of force acting on a body, gives the value of work done on a body। फिर से एक बार, change in kinetic energy of the body gives the value of work done on a body। बॉडी पे जो वर्क होगा वो कितना होगा? बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के चेंज जितना होगा। ओके, मान लो बच्चों कि कोई बॉडी है जो u जितनी वेलोसिटी से मोशन कर रही है, m मास की बॉडी है, वो u जितनी वेलोसिटी से मोशन कर रही है। थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होके कुछ v हो जाती है। बच्चों, अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², जब बॉडी की वेलोसिटी u जितनी होगी तो u वेलोसिटी के रिगार्डिंग u वेलोसिटी पे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu² जितनी होगी, और v जितनी वेलोसिटी पे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² जितनी होगी। यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज दिख रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल। सो 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², अगर हम बच्चों इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये जो हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो बॉडी पे जो हमने वर्क किया, बॉडी पे जो वर्क हुआ
उसका वैल्यू उसकी हमें वैल्यू मिलती है। वैसे बच्चों हम आज बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स से हमें वर्क और एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या मिलता है और हमें कैसे इसको डिराइव करना है उसके बारे में बात करते हैं। 2 और 3 मार्क्स थियरी। देखो बच्चों हम कुछ ले लेते हैं। लेट अ बॉडी ऑफ मास, let a body of mass small m moving with velocity v, so kinetic energy of body, चलो बच्चों बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी K इज इक्वल टू 1/2 mv² जितनी होगी। ओके चलो अब ध्यान से सुनना। बच्चों यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है। अगर बॉडी पे लगने वाला फोर्स कांस्टेंट होता तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स या तो 0 है या तो कांस्टेंट फोर्स है तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करेगी। दैट मीन्स यहाँ से हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 मिलेगी, बिकॉज बॉडी की वेलोसिटी ही नहीं चेंज होने वाली ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स। तो बच्चों होगा क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। बट बच्चों यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है तो फोर्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के सभी पॉइंट पे लगातार चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी भी ड्यू टू वेरिएबल फोर्स चेंज होती जाएगी। और बच्चों वेलोसिटी चेंज होगी तो सभी पॉइंट्स पे बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी चेंज होती जाएगी। अगर हम किसी भी तरह से बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी कैलकुलेट कर ले तो हम इनडायरेक्टली बॉडी पे कितना वर्क हुआ वो निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ से हम कुछ लिख सकते हैं कि फोर्स इज वेरिएबल, so velocity of the body changes with time के साथ साथ बॉडी की जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होती जाएगी। बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो बच्चों हम इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू d/dt ऑफ k की वैल्यू क्या है? 1/2 mv²। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 mv²। अब बच्चों हम d/dt को एज इट इज रखते हैं, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को एज इट इज लिखते हैं। बच्चों ये जो 1/2 वाली टर्म है वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी। 99.99 केसेस में बॉडी का मास भी कांस्टेंट रहेगा जो हमारे सिलेबस में हमें गिवन है। तो हम मास को भी क्या करेंगे? कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं d/dt ऑफ v²। ओके चलो बच्चों अब हमारे पास एक इक्वेशन है वी नो डैट d/dx ऑफ x⁴n। तो जो पावर है वो आगे आ जाएगा, x एज इट इज और पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारे पास डिफ्रेंसिएशन का एक फॉर्मूला है। d/dx ऑफ x⁴n इज इक्वल टू जो पावर है वो आगे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में
जो वेरिएबल है वो एज इट इज रहेगा और जो पावर है वो 1 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। सो वी कैन राइट n आगे आ गया n, x एज इट इज, और ये जो पावर है वो 1 डिक्रीज हो जाएगा। सो x रेज टू n माइनस 1। ओके, चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। Therefore dk by dt is equal to 1/2 m। अब बच्चों देखना, v स्क्वायर का हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, 2 एज इट इज, v एज इट इज, n की जगह पे क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 है तो 2 आगे आ गया, वेरिएबल v एज इट इज, ओके, और v एज इट इज, और v का हो जाएगा dv बाई dt। ओके बच्चों, चलो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज dk डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू यहाँ पे 2 और 2 हनीमून के लिए चले जाएंगे। सो वी कैन राइट m इंटू वी इंटू dv बाई dt। ओके, अब बच्चों हमें पता है जब किसी बॉडी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है तो बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन करती है। सो हम यहाँ पे dv बाई dt की जगह पे एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे dv बाई dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a। देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी dk डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू m एज इट इज, vb एज इट इज, dv बाई dt की जगह पे हम a लिख लेते हैं। बच्चों हम इस यही इक्वेशन को फिर से एक बार रीअरेंज करते हैं। सो वी कैन राइट dk डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू m इंटू a इंटू v। ओके, चलो अब बच्चों हमें न्यूटन साहब ने एक बात कही थी। हमने चैप्टर नंबर 5 में लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखा था, तो उसमें हमने लास्ट एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन साहब के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स F इज इक्वल टू ma। तो हम यहाँ पे ma की जगह पे F लिख सकते हैं। सो यहाँ से हम लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू ma की जगह पे हम बच्चों लिखेंगे x और v एज इट इज। ओके, चलो बच्चों अब वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं फिर से एक बार, वी नो डैट, हमें पता है वेलोसिटी v इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और वी कैन से चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dk divided by dt is equal to f as it is. Instead of writing v, we can write dx by dt। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ उतने ही टाइम में बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। सो हम यहाँ से dt को कैंसल आउट कर देंगे। सो हमारा एक्सप्रेशन हमें मिलेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी dk इज इक्वल टू f इंटू dx। बच्चों ये हमें मिला स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय इन डिस्प्लेसिंग बॉडी फ्रॉम one place to another place, or we can say small amount of kinetic energy for small change in displacement, that is dx। बच्चों हमें फाइंड करना है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, और वी कैन से टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों टोटल चेंज करने के लिए हम इस डीके को क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। सो वी कैन राइट integrating
ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी के इज इक्वल टू एफ एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, फोर्स कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब बच्चों देखो, सभी काइनेटिक एनर्जी के स्मॉल चेंजेस को हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, K इज इक्वल टू, अब ध्यान से सुनना, काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, इनिशियल से फाइनल तक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लिमिट K इनिशियल टू K फाइनल इज इक्वल टू एफ एज इट इज। सभी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट x मिलेगा। सो हम यहाँ से x लिख सकते हैं, x चेंज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। चलो, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ से k की जगह पे हम सबसे पहले फाइनल लिमिट दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे। सो k फाइनल माइनस k इनिशियल इज इक्वल टू f एज इट इज, f एज इट इज। एक बार क्या करेंगे, अपर लिमिट, सो वी कैन राइट एक्स एफ माइनस लोअर लिमिट एक्स आई। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम डेल्टा के लिखेंगे। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इज इक्वल टू फोर्स इनटू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को बच्चों हम लिखेंगे चेंज इन पोजीशन। सो हमें यहाँ पे एक वैल्यू मिली, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। अब बच्चों ध्यान से सुनना, एफ है फोर्स, डेल्टा एक्स है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें टोटल वर्क मिलेगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क डन। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा सेकंड टॉपिक, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। ओके बच्चों, थैंक यू।